हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक नर्सिस टू जीएनएम स्पेशल। और जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वो हमारा आज का टॉपिक होगा हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है, इसका नाम से ही पता चल रहा है, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। हाइपर, फिर एमेसिस और फिर ग्रेविडेरम। तो ये क्या होता है? तो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, आप लोगों को पता है। एमेसिस का मतलब होता है उल्टी होना, ये भी आप लोगों को पता है। और ग्रेविडेरम का मतलब होता है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जब ज़्यादा उल्टियाँ होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, गर्भवती महिला में अत्यधिक उल्टी का होना। फिर जो अगर बहुत ज़्यादा उल्टी होगी प्रेगनेंसी में, तो आप लोगों को पता है कि ज़्यादा उल्टी के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि निर्जलीकरण हो जाता है, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जो सोडियम पोटेशियम वगैरह होते हैं उनकी कमी हो जाती है, और जिससे क्या होता है कि महिला के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डलने लगता है। तो इसी को हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो उल्टियाँ होती है वो तो नॉर्मली भी होती है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान होने वाला जो नोजिया और वोमिटिंग होता है, जिसको हम लोग मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं, तो ये भी होती है, इसमें भी उल्टियाँ होती है। पर इसमें महिला के शरीर पर कोई एडवर्स इफेक्ट यानी कि कोई उल्टा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। पर अगर हेल्थ पे इफेक्ट पड़ने लगे, नकारात्मक प्रभाव होने लगे, तो उसको हम लोग हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम बोलने लगते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही उल्टी होने के साथ ही जैसे उल्टी होगा, जी मिचलाएगा यानी कि नोजिया होगी, फिर एनोरेक्सिया होगा यानी कि भूख नहीं लगेगा, फिर जिसके कारण से कि महिला में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसके कारण से कि कुपोषण हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसको बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। अंतर क्या होता है, अंतर हम देख लेते हैं कि पहले जो मॉर्निंग सिकनेस होता है, ये जो नॉर्मली जो होता है प्रेगनेंसी में, और हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम जो होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो इसके अंतर की अगर हम बात करें तो जो मॉर्निंग सिकनेस होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है और ये नॉर्मल सिम्टम है, पर हाइपर एमेसिस जो है ये एबनॉर्मल है। इसमें हल्के प्रकार का यानी कि माइल्ड नोजिया वोमिटिंग होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और इसमें सुबह के टाइम पे ज़्यादा पाया जाता है, और उठने के साथ साथ जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो सीवियरिटी कम होती जाती है, परंतु इसमें जो है लगातार बना ही रहता है। और इसमें स्वास्थ्य पर यानी कि जो स्वास्थ्य स्तर है उस पर कोई एडवर्सली इफेक्ट यानी कि नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें स्वास्थ्य के स्तर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगता है। इसमें वेट लॉस नहीं होता है, पर इसमें वेट लॉस कॉमन है, ठीक है। फिर इसमें जो है डिहाइड्रेशन नहीं होता है उतना ज़्यादा, या फिर कीटोसिस नहीं होता है उतना ज़्यादा। कीटोसिस में क्या होता है कि जो लीवर में है अगर ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो जो लीवर है वो क्या बोलता है, कीटोन बॉडी बनाने लगता है, ठीक है। और कीटोन बॉडी शरीर के लिए उतनी ज़्यादा सही नहीं है, लिमिटेड अगर मात्रा में है तो ठीक है, पर बहुत ज़्यादा होने लगती है तो सही नहीं होती है। तो इसमें ये सारी चीज़ें होने लगती है, हम प्रोसेस भी आगे देखेंगे क्या होता है। और ये मॉर्निंग सिकनेस में नहीं होता है, ठीक है, पर ये हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में जो है प्रेजेंट होता है। फिर महिला को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पे अनुपस्थित नहीं, यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। ये उपस्थित रहता है इसमें ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने की वजह से। फिर महिला को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, और इसमें महिला को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। फिर अगर हम इसके काउज की बात करें कि ये कौन से कारण होते हैं इसके, अगर हम इसके कारण की बात करें तो कारण में इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं पता है, ठीक है। कारणों को कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन जो थ्योरीज दिए गए हैं कुछ लोगों के द्वारा, तो वो थ्योरीज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो कारण बताया गया है वो बताया गया है हार्मोनल, कि हार्मोन की वजह से। तो इसमें क्या होता है कि जो पहला जो ट्राइमेस्टर होता है यानी कि पहला 3 मंथ जो होता है, इसमें एचसीजी हार्मोन जो होता है यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो बोलते हैं, ये हार्मोन के स्तर के बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण नोजिया और वोमिटिंग होती है, ऐसा माना गया है। इसके पीछे थ्योरी क्या दिया गया, इसके पीछे तर्क क्या दिया जाता है कि जब एचसीजी का हार्मोन ज़्यादा लेवल हो जाता है तो उस टाइम पे ये समस्या ज़्यादा हो जाता है। फिर दूसरा जो कारण बताया गया वो हो जाता है न्यूरोजेनिक। पहला हमने हार्मोनल देखा कि ये एचसीजी हार्मोन के कारण, दूसरा होता है न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक में क्या होता है कि महिला के साइकोलॉजी के कारण जो है, जो महिला की साइकोलॉजी होती है उसके कारण इसमें तीव्रता आती है। जैसे कि जब महिला को अकेला छोड़ दिया जाता है, महिला थोड़ा शांत रहती है, उसके आसपास कोई व्यक्ति नहीं होता है, तो महिला की स्थिति में अच्छा खासा सुधार देखा जाता है। तो इस वजह से ऐसा कहा गया है कि अगर महिला तो ज़्यादा परेशान रहती है तो उसको ये चीज़ें ज़्यादा होने लगती है, उल्टी वगैरह। तीसरा जो आता है हमारा कारण वो होता है अमाशय की गति के कारण, यानी कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी के कारण। जैसे गैस्ट्रिक मोटिलिटी है अगर वो कम हो जाए, ठीक है, तो उसके वजह से नोजिया और वोमिटिंग ज़्यादा होने लगता है। फिर चौथा जो आता है वो हमारा आता है थाइमिन, जिसको कि हम लोग विटामिन B1 भी बोलते हैं, या फिर पायरिडॉक्सिन जिसे हम लोग विटामिन B6 भी बोलते हैं। तो इसकी जब कमी हो जाती है तो जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी कि B1 और B6 की कमी के कारण। तो ये थ्योरीज है, ये कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है, ये कोई साइंटिफिक मतलब कि प्रूफ नहीं है कि नहीं इसी की वजह से होता है, पर ऐसा माना जाता है कि ये सारी चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती है इसमें। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, सबसे पहले कि अगर पहली बार वो मतलब कि बच्चे को प्रेग्नेंट हुई है यानी कि प्राइमरी ग्रेविडा है तो, या फिर वो बहुत ज़्यादा बार मल्टीपल टाइम्स जो प्रेग्नेंट हो चुकी है,
तो उसके कारण भी हो सकता है। ये रिस्क फैक्टर है कि किन में ये ज़्यादा हो सकता है। फिर हेरिडिटी मोल का अगर केस है या फिर फैमिली हिस्ट्री रही है उसको इस बीमारी की, तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर अगर जो है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, मतलब कि उन्होंने प्लान करके प्रेगनेंसी नहीं किया है, तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर अगर महिला के गर्भ में अगर फीमेल फीटस है, यानी कि जो अंदर है बच्चा वो फीमेल है, तो जिसकी वजह से ये हो सकता है। फिर महिला जिनमें कि पूर्व की गर्भावस्था के दौरान ये समस्या रही है, अगर पहले किसी महिला को ऐसी समस्या रही है तो फिर उसको बाद में भी ऐसी समस्या हो सकती है। ये था हमारे रिस्क फैक्टर कि किनको हो सकता है। ठीक है, फिर अब हम इसको लक्षण की बात करेंगे या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, जो हमें दिखता है लक्षण उसमें देखेंगे। तो क्या होगा, सबसे नॉर्मल सी बात है कि उल्टी ज़्यादा होगा, जी मिचलाएगा, यानी कि एक्सेसिव वोमिटिंग और नोजिया। फिर जो महिला का वजन है उसमें 5% या उससे ज़्यादा की कमी हो जाती है, भूख कम हो जाती है, मूत्र त्याग की मात्रा कम हो जाती है। जो महिला को जो एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है पेट का, आपने पढ़ा होगा पेट के 9 रीजन्स होते हैं फर्स्ट ईयर में ही है, तो जो एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है उसमें दर्द होने लगता है, यानी कि पेन इन एपिगैस्ट्रिक एरिया। फिर अत्यधिक उल्टी के कारण उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन के कौन कौन से सिम्टम हमें दिखते हैं, टैकीकार्डिया यानी कि धड़कन जो है हृदय का वो बढ़ जाता है, उसका बीपी कम हो जाता है, आंखें धसी हुई हो जाती है, जीभ सूखे हुए रहते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और मूत्र त्याग की मात्रा का कम हो जाती है, यानी कि ओलिगोयूरिया हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स जो है डिहाइड्रेशन के, ये भी हमें देखने लगते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है। तो फिर इसमें कुछ चेंजेस जो है ये जो हमने देखा, ये चेंजेस, ये तो नॉर्मल चेंजेस थे हमें दिख के। फिर कुछ जो है मेटाबॉलिक चेंजेस भी आते हैं इसके वजह से। मेटाबॉलिक यानी कि जो उपापचय या पाचन की क्रिया में जो कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो उससे क्या होता है, जैसे महिला अगर कम भोजन लेती है, ठीक है, महिला कम भोजन लेती है, उससे क्या होता है कि उसके बॉडी में जो है ग्लाइकोजन स्टोरेज कम हो जाता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज आप लोग को पता है कि लीवर में ग्लाइकोजन का स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन स्टोरेज कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वसा का जो है जो फैट होते हैं उसका पूरी तरह से ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। और इसके वजह से एक और चीज़ होती है कि जो एंड्रोजन उत्तक होते हैं वो क्या करता है कि प्रोटीन का डाइजेस्ट करने लगता है। अगर उसको प्रॉपर फैट और ग्लूकोज नहीं मिल पाता तो वो प्रोटीन का डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो अगर ये वसा का पूरी तरह से ऑक्सीकरण नहीं होगा तो इससे क्या होगा, कीटोन बॉडी बनने लगेंगे। कीटोन बॉडी में कीटोसिस की समस्या हो जाएगी। कीटोसिस में क्या होता है कि किडनी द्वारा जो है एसीटोन का उत्सर्जन होने लगेगा, यानी कि एसीटोन बाहर नहीं निकलने लगेगा किडनी के द्वारा, यानी कि जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, उसमें से कीटोन बॉडीज में दिखने लगेंगी। सांस में एसीटोन की स्मेल आने लगेगी। एसीटोन को कीटोन बॉडी ही कहा जाता है, तो उसमें एसीटोन की स्मेल आने लगेगी, यानी कि हल्की मीठी मीठी सी खुशबू आने लगती है जो कीटोन बॉडीज़ की कीटोसिस वाली जो समस्या होती है उसमें। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब प्रोटीन का जो वो होता है डाइजेशन होने लगता है, प्रोटीन का डाइजेशन होने से क्या होता है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है उसका ज़्यादा निर्माण होने लगता है। जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के लिए सही नहीं होते हैं, उसका निर्माण होने लगता है। उसके निर्माण से क्या होता है कि किडनी का नाइट्रोजिनस पदार्थों की जो अधिक मात्रा में उत्सर्जन होने लगता है, यानी किडनी के द्वारा उत्सर्जन हो रहा है, मतलब कि यूरिन में ये दिखना लगेगा। यूरिन में नाइट्रोजिनस जो पदार्थ होते हैं उसका ज़्यादा उत्सर्जन दिखने लगेगा। फिर ये तो हो गया हमारे मेटाबॉलिक चेंजेस जो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। फिर कुछ चेंजेस जो है हमारे बायोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं, जिसको हम लोग जैव रासायनिक परिवर्तन भी बोलते हैं। तो उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने के कारण जो महिला के प्लाज्मा होती है, या फिर जो हमें पता है कि ब्लड में प्लाज्मा और कुछ चीज़ें होती है, तो जो प्लाज्मा होता है उसमें जो है प्लाज्मा सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड का स्तर जो है कम हो जाता है। फिर सीरम में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ब्लड में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड का लेवल कम हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, और ब्लड में यूरिया का लेवल जो है या फिर यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। फिर अगर हम इसको कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि अगर ये सही से हम ठीक नहीं कर पाते हैं, नॉर्मली इसका कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है अब, क्योंकि अब लोगों को समय समय पर पता चल जाता है। समय पर ट्रीटमेंट हो जाने के कारण जो है आजकल इससे संबंधित ज़्यादा जटिलताएं देखने को नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी अगर जटिलताएं होती है तो कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले आता है वर्निकेस इंसेफेलोपैथी। वर्निकेस इंसेफेलोपैथी क्या होता है कि इसमें यह एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, न्यूरॉन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें कि जो मुख्य रूप से जो किसके वजह से होती है, विटामिन B1 की जब कमी होती है ना, जिसके वजह से ये होने लगता है। ठीक है, फिर कोर्साकॉफ साइकोसिस जो होती है, ये बीमारी होने लगती है। फिर लीवर का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण इसमें जॉन्डिस की समस्या बन जाती है। फिर इसोफेजियल टीयर की समस्या हो जाती है। इसोफेजियल मतलब जो हमारे फूड पाइप होते हैं, जो हमें जो मुंह से लेके नीचे पेट तक जोड़ते हैं, तो उसमें जो है टीयर होने लगता है, मतलब उसमें थोड़ा सा फटने लगता है, इसमें जलन ज़्यादा होने लगती है। अगर हमने कॉम्प्लिकेशन देख लिया, हम देखेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में कि हम इसको मैनेज कैसे करते हैं। सबसे पहला जो होता है मैनेजमेंट, वो होता है कि अस्पताल में जो मरीज है उसको अस्पताल में भर्ती कराना। अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत हो जाती है, जिससे कि जो परिवर्तन होते हैं उसको हम सही से ऑब्जर्व कर सकें।
अस्पताल में सही से ऑब्जर्व किया जा सकता है। और जो न्यूरोजेनिक फैक्टर होते हैं जो इसको अत्यधिक बढ़ावा देते हैं वो घरेलू वातावरण में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। पर हॉस्पिटल में अगर रखा जाए मरीज को तो इसको मतलब कि थोड़ा समस्या कम हो जाती है, ठीक है। इसके जो कारकों पर प्रभाव बहुत कम हो जाता है। फिर मरीज को इंट्रावेनस तरल देना शुरू करेंगे, यानी कि आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड में क्या क्या देंगे, तो कम से कम 24 घंटे तक मुंह से कुछ भी नहीं देंगे, और ताकि जो स्टोमक है उसको आराम मिल सके। स्टोमक इरिटेट होने की वजह से भी नॉइज़ा वोमिटिंग ज़्यादा होने लगती है। फिर जो इस अवधि के दौरान वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन के लिए आईवी फ्लूइड देंगे। आईवी फ्लूइड में हम लोग क्या देते हैं कि 3000 ml फ्लूइड दिया जाता है। इसके अलावा आईवी फ्लूइड की मात्रा उल्टी और वोमिटिंग के आउटपुट पर भी निर्भर करती है। तो हम आईवी फ्लूइड में जो NS, RL या फिर अगर उसमें कम हो रही है, जैसे कि कीटोन बॉडीज ज़्यादा बन रहा है, ग्लूकोज कम हो रहा है, तो हम डेक्सट्रोज भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सॉल्यूशन जो है हॉस्पिटल में होते हैं, जो डॉक्टर जिस तरह से हमें बताता है जॉन से फ्लूइड के बारे में, तो वो हम फ्लूइड दे देते हैं, ठीक है। फिर हम दवाइयों की बात करें तो दवाइयों में हम एंटी एमेटिक जो ड्रग्स होते हैं जो कि उल्टी को रोकने के लिए दी जाती है, इसमें कि मेटोक्लोप्रोमाइड या फिर फिनार्गेन, ये सारी दवाइयाँ जो है ये एंटी एमेटिक दवाइयाँ होती है, उल्टी को रोकने के लिए दी जाती है, तो ये सारी दवाइयाँ देते हैं। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, जिसमें कि हाइड्रोकोर्टिकोसोन या फिर प्रेडनिसोलोन, ये सारी दवाइयाँ जो होती है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है, तो वो दवाइयाँ भी हम देते हैं। फिर विटामिन B1 की कमी की वजह से हमें पता है कि विटामिन B1 या B6 की कमी से हो सकती है, तो इसके टैबलेट्स भी दिया जाता है, जैसे कि थायमिन या पैरिडॉक्सिन जो होती है इसकी कमी से होती है, तो इसको ये टैबलेट्स हम देते हैं, विटामिन देते हैं, ताकि ये कमी पूरी हो जाए और ये समस्या जो है दूर हो जाए। फिर जो गर्भावस्था है उसका टर्मिनेशन करना, हालांकि हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम की स्थिति में टर्मिनेट करने की सलाह नहीं दी जाती है प्रेगनेंसी को, लेकिन कुछ महिला जो होती है उसमें से बहुत ज़्यादा गंभीर रीनल और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में टर्मिनेशन किया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो गई है और वो मतलब बहुत ज़्यादा उसके जो रीनल एरिया जो है या फिर जो उसके न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना या फिर एबॉर्ट करना भी पड़ सकता है। पर ये बहुत रेयरली होता है, इसमें ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा उल्टी होने लगती है तो ऑलरेडी अब सभी लोगों को पता है कि डॉक्टर के पास जाना होता है, चले जाते हैं और वो जो है कंट्रोल में आ जाता है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, जो कि हमारा फील्ड है, तो हम इसको अच्छे से देखेंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करते हैं। हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम जो होता है इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो है कि रोगी को एसेस करने के लिए हम वाइटल साइन चेक करेंगे, जो उसकी सामान्य स्थिति देखेंगे, जो भी उसके लक्षण है या फिर जो उसकी लक्षण की गंभीरता है उसको पता करेंगे। महिला में किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो उसको पता करेंगे। फिर महिला की देखभाल करने में नर्स का रोल होता है, तो इसमें जो है डॉक्टर जो बोलेगा वो हम आईवी फ्लूइड लगाएंगे और शुरुआत के 24 घंटे तक महिला को कुछ भी नहीं देने के लिए बोलेंगे। फिर आईवी लाइन द्वारा लगभग 3 लीटर फ्लूइड, हमने पढ़ा था कि 3000 ml या 3 लीटर फ्लूइड दिया जाता है, इसमें कि 5% ग्लूकोज यानी कि डेक्सट्रोज भी दिया जाता है और आधा RL के रूप में दिया जाना चाहिए। मतलब कि 1.5 लीटर जो है वो 5% ग्लूकोज, ठीक है, और 1.5 लीटर जो है RL यानी कि जिसको रिग्नर लैक्टेट जो सॉल्यूशन बोलते हैं उसको भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें नर्स को करनी होती है। फिर और भी क्या करेगी नर्स, तो जो सभी दवाइयाँ होती है जैसे कि एंटी एमेटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीहिस्टामिन्स जो हमने अभी पढ़ी है दवाइयाँ, और जो विटामिन होते हैं, ये सारी चीज़ों का हम लोग 5 सही जो होते हैं 5 Rs जो बोलते हैं, राइट पेशेंट राइट ड्रग, ये चीज़ें जो हमने पढ़ी है, तो उसके अनुसार से उसके नियम का पालन करते हुए हम दवाइयाँ देंगे। और अत्यधिक अगर उल्टियाँ हो रही है तो कमजोरी और बेचैनी के कारण जब एंजाइटी हो जाती है तो उसे मतलब साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना होता है, अकेला नहीं छोड़ना होता है, उसको मतलब समझाना होता है, आश्वस्त करना होता है कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से कभी कभी बेचैनी की वजह से भी ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम उसको शांत करेंगे तो हो सकता है कि बीमारियों का जो सिम्टम्स है वो भी कम हो जाएगा। फिर हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे कि वर्निकेस इंसेफेलोपैथी या फिर कोर्साकॉफ साइकोसिस या फिर जॉन्डिस, सारी चीज़ें, तो इसकी उपस्थिति जानने के लिए कहीं ये सारी बीमारियां तो नहीं हो रही है, तो हमें टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करते रहना होता है पेशेंट को। और अगर इसमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन हमें नज़र आता है तो हम तुरंत ही डॉक्टर को सूचित करेंगे कि डॉक्टर देखिए ऐसी कॉम्प्लिकेशन हमें दिख रही है, तो इसका कैसे इलाज किया जाए। तो हम डिस्कस करके फिर इलाज करना शुरू करते हैं। फिर अस्पताल में रुकने का कारण महिला में इन्फेक्शन की संभावना बन जाती है, जिसको कि हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो अतः इसकी देखभाल के लिए स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर करेंगे तो उससे पहले और बाद में अच्छी तरह से हैंड वॉश करेंगे, और सारे उपकरण जो होंगे, जो भी चीज़ें हम यूज ले रहे हैं कोई भी प्रोसीजर करने के लिए, तो उसमें सारी चीज़ें जो स्टेरिलाइज होनी चाहिए, विसंक्रमित होनी चाहिए, उस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित ना हो, ऐसा हमें ध्यान रखना है।
फिर सामान्यतः जो है 24 से 48 घंटे के बाद महिला की स्थिति में सुधार आ जाता है। तो अगर सुधार आ जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, आईवी लाइन को बंद कर देंगे, फिर उसको मुंह से थोड़ा थोड़ा खाना देना शुरू करेंगे। शुरुआत में कार्बोहाइड्रेट या फिर जो नॉर्मल शुष्क पदार्थ होते हैं जैसे कि टोस्ट, बिस्किट, ये सारी चीज़ें देना थोड़ा लाभदायक रहता है। फिर आहार की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एक ही बार में ज़्यादा खाना नहीं देंगे, और जहाँ तक हो सके थोड़ा थोड़ा मील को बार बार देंगे, यानी कि स्मॉल स्मॉल फ्रीक्वेंसी में देते रहेंगे। तो ये थे हमारी हाइपरेमेसिस ग्रेविडिरम, और ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये बहुत बीमारी बन सकती है, और इसमें प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के भी चांसेस हो सकते हैं। पर अब ध्यान दे दिया जाता है तो अब उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। पर अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, हमें दिखती है और उसमें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है, तो हमें एक बार चांस लेना चाहिए कि कहीं यह हाइपरेमेसिस ग्रेविडिरम तो नहीं है, तो हमें इसे ध्यान देना चाहिए। तो बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो नेक्स्ट वीडियो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे होगा, जो कि हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एग्जाम की तैयारी आपकी कैसे चल रही है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कोई टॉपिक है जिसको कि समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक अच्छे से डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।